गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे? दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं? क्योंकि कुछ जीन्स हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो बेसिकली विच आर एक्सप्रेसिंग ऑल द टाइम। ठीक है, ये जनरली जीन एक्सप्रेशन में हम बोलते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? मतलब जो जीन्स लगातार एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है, दे आर एक्सप्रेसिंग ऑल द टाइम्स, और यू कैन से दे आर देर इज अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड। ठीक है, तो कुछ जीन्स ऐसी होती हैं हमारे अंदर, या किसी भी अगर आप ऑर्गेनिज्म के जिस पे भी स्टडी कर रहे हो, सो दे आर एक्सप्रेसिंग ऑल द टाइम। ठीक है, और उन जीन्स को जनरली हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। कौन सी जीन्स होती हैं वो? क्योंकि उन जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं वो सेल को हर टाइम चाहिए। ठीक है, वो जो जीन के प्रोडक्ट हैं वो सेल को हर टाइम चाहिए। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपकी हाउस कीपिंग जीन। ठीक है, तो उनका वो हर टाइम चाहिए, तो ऑब्वियसली वो हर टाइम एक्सप्रेस होती रहती हैं। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है सेल की नीड के ऊपर, कि कुछ जीन्स ऐसी हैं जब रिक्वायरमेंट है तब उसको एक्सप्रेस कराएंगे, जब नहीं रिक्वायरमेंट है तब उसको एक्सप्रेस नहीं कराएंगे। उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटेड। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि मान लो एक जीन की एक्सप्रेशन अभी नहीं हो रही है, बट हमने उसकी एक्सप्रेशन करानी है, तो हमें कुछ एक्टिवेटर चाहिए। एक्टिवेटर क्या होंगे? जो जीन को एक्सप्रेस कराएंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन एक्सप्रेस तो कर रही है, बट अब मैं चाहता हूँ कि वो मैंने उसकी एक्सप्रेशन को रोकना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर। उसे हम क्या बोलते हैं? आपके रिप्रेसर। तो एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन कराते हैं, रिप्रेसर वो होते हैं जो जीन की एक्सप्रेशन को रिप्रेस करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है ना सेल की नीड के ऊपर। कई बार उसे एक जीन है अभी वो कुछ नहीं बना रही है, बट आपने उसको एक्टिवेट करना है कि वो प्रोडक्ट बनाए। और रिप्रेसर का मतलब एक जीन प्रोडक्ट बना रही है बट अब उसे हमें शट डाउन करना है, तो देट वी नीड सम रिप्रेसर जो जीन की एक्सप्रेशन को रिप्रेस करे। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है? आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब सिंपली यही है कि जब रिक्वायरमेंट है तब उस जीन का प्रोडक्ट बनाएंगे, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब उस जीन का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हम ऑपरेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिस्टम सिंपली अगर हम वर्ड यूज करते हैं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक तो आपकी जीन्स हैं और दूसरी रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। ऑपरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक तो जो आपकी रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, मतलब जो रेगुलेट करती हैं, और दूसरी आपकी कौन सी जीन होती हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स। एक रेगुलेटरी जीन्स होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो एक रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं? आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ऑपेरॉन के अंदर वी हैव टू टाइप ऑफ जीन्स। रेगुलेटरी जो रेगुलेट करेंगी, स्ट्रक्चरल जीन्स वो हैं जिनकी हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ऑपेरॉन अभी हम देखेंगे। जैसे लैग ऑपेरॉन होता है जिसमें हम लैक्टोज की बात करते हैं। टीआरपी ऑपरॉन मतलब आप ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हो, और अराबिनोस ऑपरॉन मतलब आप अराबिनोस की बात करते हो। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑपरॉन सिस्टम्स को। ठीक है, और कुछ टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जीन, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोन? ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल अगर हम बनाएं, तो जैसे मान लो ये आपका सेल है। ठीक है, ऑब्वियसली सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो अभी तक जो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, तो उस चीज को हमने समझना है कि न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और इसमें बीच में पोर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डीएनए से पहले प्री एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? प्री एमआरएनए। ठीक है, अब ये जो प्री एमआरएनए होता है, इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है,
चाहे वो कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है, चाहे वो आपकी टेलिंग है। ठीक है, तो जिसमें कैप भी लगती है, इसमें इंट्रॉन्स का रिमूवल भी होता है, और इसमें टेल भी लगती है। उसके बाद ये जो mRNA है, ये बेसिकली न्यूक्लियस से बाहर आता है। ठीक है, और ये किससे बाइंड करता है? राइबोसोम से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ER जैसे होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। तो इसके साथ फॉर एग्जांपल mRNA बाउंड करा, ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है आपका? प्रोटीन। ठीक है, अब जनरली जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को जनरली हम किस टर्म्स में काउंट करते हैं? कोई प्रोटीन बन रहा है, ऑब्वियसली वो प्रोटीन कोई भी जो आपका एंजाइम हो सकता है या जो भी है। ठीक है, अब जीन जो है वो उसके अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं रेगुलेशन के। ठीक है, जैसे पहला लेवल हो सकता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, कि जो जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन ही तब होगी जब सिग्नल आएगा। ठीक है ना, रेगुलेशन में तो हम यही कह रहे हैं ना कि जब रिक्वायरमेंट होगी तभी हमने एक्सप्रेशन कराना है। ठीक है, तो पहला रेगुलेटरी पॉइंट हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, कि जब सिग्नल आएगा तभी जीन की क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन। इट इज एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इट इज एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा क्या, मान लो ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, अब जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी बट अभी उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, तो वो रेगुलेशन किस लेवल पे होगी? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। देखो आपको ये चीज को समझना है, जीन जो है, अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मेनली हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनने के लिए तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा आप क्या लिख सकते हो? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, कि चलो जी mRNA में कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग होगी, बट अब वो न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं आ रहा। न्यूक्लियस से वो तभी बाहर आएगा जब सिग्नल आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA आउट ऑफ न्यूक्लियस। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA आउट ऑफ न्यूक्लियस। और फोर्थ आपका क्या है? दैट इज एट ट्रांसलेशनल लेवल, कि मान लो कि वो आपका जो mRNA है वो राइबोसोम से लग गया बट अभी ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, या ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इनिशिएशन लिख सकते हो आप, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल इनिशिएशन। ठीक है, किसी भी जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ठीक है, हमने क्या कहा है कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब मेरा प्रोटीन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? प्रोटीन बनना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जीन एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम किस टर्म में काउंट करते हैं? प्रोटीन बनना चाहिए। अभी तक देखो हमने जितनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, चलो पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस पढ़ी हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली mRNA न्यूक्लियस से बाहर आएगा और उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, अब जैसे हम अपनी बात करें, मान लो हमारे अंदर 30,000 जीन्स हैं। हमारे अंदर कितनी जीन्स हैं? क्योंकि ये हम यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होती है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है, न्यूक्लियस से बाहर आना, ये हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जीन किस लेवल पे रेगुलेट हो रही है। कुछ जीन्स ऐसी होंगी कि जब सिग्नल आएगा तभी उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। कुछ जीन्स ऐसी होंगी, मे बी उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो रखी है, बट जब सिग्नल आएगा तभी उनके अंदर कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग होगी। कुछ जीन्स के अंदर कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग हो रखी है, बट वो सिग्नल आएगा तभी वो न्यूक्लियस से बाहर आएंगे। और कुछ जब सिग्नल आएगा, जैसे मे बी mRNA न्यूक्लियस से बाहर भी आ गया और वो राइबोसोम से बाइंड भी कर गया, बट ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होगी? जब वो ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होगी? जब वो राइबोसोम से बाइंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन बनना, और ये डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं रेगुलेशन के। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे आप एक एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जैसे एक टेक्निक होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं? RNA के लिए। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई दो जीन को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है,
तो मैंने क्या देखा कि हमारे पास ना बैंड्स आते हैं। तो मैंने देखा कि दोनों जीन्स के आरएनए के बैंड आ रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्लॉटिंग कराओगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कराओगे, तो आपको दो बैंड दिख रहे हैं, ये जीन 1 का, जीन 2 का। इसका मतलब क्या है कि आरएनए दोनों का बन चुका है। लेकिन जब मैंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराई, तो मान लो मुझे एक ही बैंड देखने को मिला, वो मिला जीन 1 का। इसका मतलब क्या है, जीन 1 की ट्रांसक्रिप्शन भी हो रखी है, ट्रांसलेशन भी हो रखी है। लेकिन जो जीन 2 है, उसकी सिर्फ अभी ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसलेशन नहीं हुई है, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना इज नॉट मेनली, यू कांट से कि जीन एक्सप्रेस कर गया है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन मतलब मोस्ट ऑफ द जीन, ऑब्वियसली चलो जो तो आरएनए बनाते हैं वो अलग बात है, बट हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे प्रोटीन बनना है। और प्रोटीन बनेगा तभी आप कहोगे जीन एक्सप्रेस करी है, ठीक है। आरएनए तो बन ही गया, क्योंकि अब इधर आरएनए का बैंड आ रहा है, बट यहाँ पर प्रोटीन का बैंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन तो जीन की हो चुकी है, बट अभी इसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर जैसे मैंने अभी आपको एक टर्म बताई थी, जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है जीन और सिस्टोन में, जीन एंड सिस्टोन। बड़ी, अगर आपके सामने एक टर्म है जीन, एक है सिस्टोन, तो इसका क्या मतलब है। ऑल जीन्स आर, हम्म, कहाँ लिखा हुआ है ये। देखो जीन एक जनरल टर्म है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए से हमें क्या पता है, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए भी बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बनता है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए भी बनता है, ठीक है। तो जीन इज ए जनरल टर्म कि जो किसी भी टाइप का आरएनए बना रही है, ठीक है। लेकिन सिस्टोन हम उस डीएनए को बोलते हैं सिर्फ जो एमआरएनए बनाता है। और जो एमआरएनए बनाएगा, ऑब्वियसली एमआरएनए में इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाने की, ठीक है। जीन इज ए जनरल टर्म, एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोडिंग फॉर आरएनए, बट आरएनए इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिस्टोन स्पेसिफिकली वी यूज फॉर दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो डीएनए का सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। और ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड वही सेगमेंट बनाएगा, वही डीएनए बनाएगा जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, एमआरएनए के अंदर, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, एमआरएनए के अंदर, ठीक है। तो जीन जो है वो एक जनरल टर्म है, सिस्टोन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें भी दो टर्म्स आती हैं, एक आती है मोनोसिस्टोनिक, एक होती है पॉलीसिस्टोनिक। एक होती है आपकी मोनोसिस्टोनिक, दूसरी होती है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मीन्स मैनी। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मीन्स मैनी। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी जीन है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम, मोनो मतलब सिंगल सिस्टोन, क्योंकि ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमारी जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स में इंट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो तीन जीन्स हैं, ए बी सी, तो इन तीनों की कभी इकट्ठी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब जैसे क्या होगा कि मान लो ये हम प्रमोटर सीक्वेंस है, फिर ये ए जीन है, ए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, ए बनेगा, ठीक है। ऐसे ही ये प्रमोटर है किसके लिए, बी के लिए, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, बी बनेगा। ऐसे ही प्रमोटर है सी के लिए, ठीक है, कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, तो सी बनेगा। तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ठीक है। मतलब हमारे अंदर कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि तीन जीन्स की एक साथ ट्रांसक्रिप्शन, तीन चार पांच जो भी हो सकती हैं, या दो या दो से ज्यादा, या एक से ज्यादा, हमारे अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि दो जीन्स की इकट्ठी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। लेकिन यूकैरियोट्स, जो सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीन्स में हमें पता है इंट्रॉन्स होते नहीं है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, वी कैन हैव ए कॉमन प्रमोटर,
जैसे प्रमोटर एक ही है और 3 जीन्स एक साथ है, क्योंकि उनके अंदर इंट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है, उनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं थे। तो जैसे 3 जीन्स हमने जैसे ए बी सी बना दी, यहां पर भी ए बी सी, इन तीनों की ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो सकती है, ठीक है, इन तीनों की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक साथ हो सकती है, ट्रांसलेशन अलग अलग ही होती है, ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो सकती है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए तीनों जीन्स के अलग अलग स्टार्ट और स्टॉप कोडन होंगे, वो अलग अलग ही होगी, बट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक साथ हो सकती है। बट यूकैरियोट्स के अंदर कभी ऐसा नहीं होता है कि 3 जीन्स हैं, 3 4 5, मे बी मोर देन 5, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और एक साथ ही उनकी क्या होगी, आपकी ट्रांसलेशन तो चलो अलग अलग ही होगी, बट दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड ऑल टुगेदर। मोनो मतलब सिंगल, अगर 3 जीन्स की हम बात करें तो तीनों की ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होगी, बट बट प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होती है, कि जो आपकी 3 जीन्स है, मान लो उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक साथ होगी, बट ट्रांसलेशन जो है वो आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन किस होती है, यूकैरियोट के अंदर, और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन किसके अंदर होती है, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। आया समझ में ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेनली ऑपरेरॉन सिस्टम। तो अभी तक हमने थोड़ा, क्योंकि जनरली जो हम ऑपरेरॉन पढ़ रहे हैं वो जनरली हम बैक्टीरिया में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आपको पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैक ऑपरेरॉन। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेरॉन देखेंगे, लैक ऑपरेरॉन। लैक ऑपरेरॉन और लैक ऑपरेरॉन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। दो टाइप की रेगुलेशन की अभी हम बात करेंगे, बट पहले हम डिस्कस करेंगे लैक ऑपरेरॉन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इस ऑपरेरॉन को हम लिखते हैं इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरेरॉन। इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरेरॉन, इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरेरॉन, इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरेरॉन, लैक ऑपरेरॉन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन, इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरेरॉन, ठीक है। देखो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखो मान लो आपके पास एक मीडियम है, ठीक है, जैसे ऑब्वियसली हमारे पास एक मीडियम होता है, ठीक है। अब मीडियम जो भी आपकी ये मान लो फ्लास्क है, इसके अंदर जो मीडिया है, मान लो उस मीडियम के अंदर ग्लूकोस भी है, ठीक है, जैसे ये ग्लूकोस है, और दूसरी शुगर मान लो मैंने दिखा दी लैक्टोस, कि मीडियम के अंदर ग्लूकोस भी है और लैक्टोस भी है, ठीक है, मीडियम के अंदर ग्लूकोस भी है और क्या आपका लैक्टोज है, ठीक है। और मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया पहले किसको यूज करेगा, ठीक है, मीडियम में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, मीडियम में ग्लूकोस भी है और लैक्टोज भी है, बट बैक्टीरिया पहले कौन सी शुगर को यूज करेगा, ग्लूकोस को, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, ये मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है। अब ग्लूकोस को जब वो यूज कर रहा है, तो उसको लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले वो, क्योंकि मीडियम में दोनों है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, जैसे मैं दो केस पढ़ाऊंगा आपको, मैं लिखूंगा ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज एब्सेंट, इसका मतलब हम बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है। मीडियम में तो दोनों प्रेजेंट है, बट जब मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, इसका मतलब मैं बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहा हूं। अब जब ग्लूकोज खत्म होगी, अब मीडियम में तो खत्म होगी, अब बैक्टीरिया को किस पे स्विच करना पड़ेगा, लैक्टोज पे, तब मैं क्या लिखूंगा, ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो ये हम बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम में तो दोनों ही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एब्सेंट है, इसका मतलब मीडियम में दोनों शुगर्स हैं, बट बैक्टीरिया भी ग्लूकोज को यूज कर रहा है। लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी, तब उसको किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, लैक्टोज पे, ठीक है। जैसे एक ना हम नाम भी बोलते हैं इसे,
प्रोसेस को जिसे बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कि जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो मे बी बाकी जो भी शुगर्स हो सकती हैं, लैक्टोज हो सकती है, अराबिनोज हो सकती है, तो उनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम सी होते हैं वो बैक्टीरिया नहीं बनाएगा, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहा। रेगुलेशन का मतलब ये है ना कि जब जरूरत होगी तभी हम उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम डाइट में प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं। ठीक है, मान लो आप डाइट में प्रोटीन्स ना खाओ तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं फिर उनको प्रोटीजेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को तो डाइजेस्ट ही नहीं करना ना, क्योंकि आप प्रोटीन खा नहीं रहे। या जैसे आप मान लो फैट नहीं खा रहे, या मान लो कार्ब्स नहीं खा रहे, तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बेसिकली सेल। जैसे ये तो हम सिंपल बैक्टीरिया, तो सिंपल सिस्टम है। तो बैक्टीरिया जिस चीज को अभी उसको मेटाबोलाइज नहीं करना है, तो उसको बनाने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए या जो प्रोटीन चाहिए वो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली जो हम, जैसे ये ना एक क्वेश्चन ग्रोथ कर्व की फॉर्म में भी आता है। जैसे नॉर्मली तो हम बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक लैग फेज होता है, फिर एक लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डेथ फेज होता है। ठीक है, मान लो ये ग्लूकोस है, लेकिन जब मीडियम में दोनों शुगर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, पहले लैग फिर लॉग। पहले वो किसको यूज करेगा, ग्लूकोज को, फिर एक और लैग फेज आएगा, ठीक है, और फिर वो किसको यूज करेगा, लैक्टोज। ठीक है, तो एक लैग फेज आता है किसके बीच में, दो लॉग फेज के बीच में। ठीक है, जैसे क्या है कि ये तो नॉर्मल कर्व है, जैसे ये लैग होता है, लैग में सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं होता, ये लॉग होता है, ये स्टेशनरी होता है, और डेथ फेज में सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल जो बैक्टीरियल ग्रोथ का होता है। लेकिन जब ग्लूकोज और लैक्टोज है तो पहले तो चलो एक लैग होगा, उसके बाद ये लॉग फेज है। ठीक है, इस टाइम पे वो ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब ग्लूकोज खत्म होगी तो उसको ना थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट होने में। ऐसे नहीं कि एकदम वो लैक्टोज पे ग्रो करने लग जाता है, तो एक लैग फेज आता है बीच में, और फिर उसके बाद वो लैक्टोज को यूज करके दोबारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देर इज ए लैग फेज बिटवीन टू लॉग और एक्सपोनेंशियल फेजेस। ठीक है, ऐसा कब आता है, जब वो ग्लूकोज और लैक्टोज को यूज कर रहा है। ठीक है, एक और भी वैसे जनरल सा क्वेश्चन, वो तो चलो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के कॉन्टेक्स्ट में होता है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो दो टाइप की आती हैं। जैसे मान लो ये आपका बेसिकली जैसे ये आपका ग्रोथ कर्व मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक एंटीबायोटिक होती हैं जो होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है, कि जितना नंबर है अब उसको फर्दर इंक्रीज नहीं होने देगी, और उनको मारेंगे भी नहीं। और एक होती है बैक्टीरियसिडल, वो बैक्टीरिया को मार देती हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कई बार आप ये वर्ड्स पढ़ते हो ना कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जितने हैं अब उसको फर्दर ग्रो नहीं करने देगी। जैसे एक बैक्टीरिया का नंबर है उससे ज्यादा नहीं जाने देगी। और बैक्टीरियसिडल का मतलब क्या होता है, कि जो बैक्टीरिया का नंबर है वो क्या होने लग जाएगा आपका, डिक्रीज। बिकॉज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स विल नॉट बेसिकली, उनकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही है, बट बैक्टीरियसिडल की वजह से बैक्टीरिया की क्या हो रही है, आपकी डेथ हो रही है। ठीक है, सो दिस इज लैग ऑपरोन अंडर, मतलब अभी नेगेटिव रेगुलेशन तो आपको मैं बताऊंगा किस लिए होता है। तो अभी से सिर्फ हमने ये पॉइंट समझा है कि अगर जैसे दो कंडीशंस हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया जब ग्लूकोज को यूज कर रहा है, मतलब अगर दो शुगर्स प्रेजेंट हैं तो पहले वो ग्लूकोज को यूज करेगा, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी फिर वो लैक्टोज पे स्विच करेगा। ठीक है, और इसी चीज को अब हमने रेगुलेशन के टर्म्स में समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला केस हम लेंगे जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, तब क्या सिचुएशन है, और जब ग्लूकोज एब्सेंट है लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो पहले हम केस वन देखते हैं। तो केस वन क्या है मेरा, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट comma lactose is absent।
तो जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मान लो ये मैंने ओपेरॉन बनाया, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं, एक तो हम यहाँ बनाते हैं प्रमोटर, दैट इज फॉर रिप्रेसर जीन। पी यहाँ पर प्रमोटर है, आई जो होता है वो इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक और प्रमोटर बनाते हैं, यहाँ पर हम एक ऑपरेटर बनाते हैं, और जी वाई और ए। जी वाई और ए क्या है मेरी, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। पहले मैंने एक प्रमोटर बनाया, दिस इज ए प्रमोटर फॉर इनहिबिटर और रिप्रेसर जीन, ठीक है। ये आई होता है, इट इज नॉट इंड्यूसर। आई क्या होता है आपका, इनहिबिटर और रिप्रेसर, इनहिबिटर और रिप्रेसर। फिर मैंने एक और प्रमोटर बनाया, और एक सीक्वेंस मैंने क्या बनाया, प्रमोटर, ऑपरेटर और जी वाई ए, ठीक है। एक्चुअली जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो इनहिबिटर वाली जीन तो चलो अपना रिप्रेसर बनाती है, जिसे बोलते हैं हम लैक रिप्रेसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेसर। और ये जो लैक रिप्रेसर है, इट इज बेसिकली टेट्रामर, इट इज ए टेट्रामर, कॉमा, मेड अप ऑफ 4 identical monomers. It is a tetramer made up of 4 identical monomers. It is a tetramer made up of 4 identical monomers. Made up of 4 identical monomers. So lag repressor, it is a tetramer made up of 4 identical monomers. तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, लैक्टोज एब्सेंट होती है, तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर पे जाके लग जाता है। रिप्रेसर कहाँ पे जाके लग जाता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर वो साइट होती है जहां पे रिप्रेसर लगता है, ठीक है। अगर मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर पे लग गया, तो क्या होगा कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बाइंड करता है, प्रमोटर के ऊपर। अब क्योंकि रिप्रेसर लगा हुआ है, तो मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, और आगे नहीं जा पाएगा तो इसका क्या मतलब है, देर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, देर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, देर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, और हमें करानी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब वो लैक्टोज को यूज ही नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें जीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं करानी है। यही तो रेगुलेशन का मतलब है ना, कि जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है, तो उसको बेसिकली लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं या जो भी जीन्स के प्रोडक्ट हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, कि जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि आपका ग्लूकोज एब्सेंट है, मतलब ग्लूकोज एक तरह से खत्म हो गया मीडियम के अंदर, और लैक्टोज प्रेजेंट है। ये मेरा केस 1 है। केस 2 क्या होगा, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, कॉमा लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे यहां पर अगेन इनहिबिटर है, सॉरी पहले प्रमोटर बनाएंगे हम, प्रमोटर, इनहिबिटर, फिर मैंने प्रमोटर बनाया, फिर ऑपरेटर, फिर जी, फिर वाई, और फिर आपका ए, ठीक है। अगेन यहां पर क्या बनेगा, रिप्रेसर। अगेन यहां पर क्या बनेगा, रिप्रेसर, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो लैक्टोज होता है
क्योंकि अब लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ गया। तो ये जो लैक्टोज है ये कन्वर्ट हो जाता है पहले एलोलैक्टोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एलोलैक्टोज के अंदर। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। यहां पर कौन सा एंजाइम होता है आपका? बीटा गैलेक्टोसिडेज। वो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। मान लो ये मेरा एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज किससे जाके लग गया? रिप्रेसर से। ठीक है, सो बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज, बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू रिप्रेसर, बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू रिप्रेसर causes a conformational change, causes a conformational change binding of allolactose to repressor causes a conformational change, hence it will not be able to bind, it will not be able to bind at operator site, hence it will not be able to bind at operator site। एलोलैक्टोज की बाइंडिंग से रिप्रेसर में चेंज आ गया और अब ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर साइट। तो अब क्या होगा? क्योंकि पहले तो जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि ऑपरेटर और प्रमोटर ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब यहां पर क्या था, जब यहां पर रिप्रेसर लगा हुआ था तब मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा था। बट अब क्या होगा? क्योंकि अब तो रिप्रेसर के अंदर उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज आ गया, अब वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर रहा, तो अब मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाएगा और इन तीनों जीन्स की क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और हमें तीन अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो जी जीन है वो बनाती है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई जीन बनाती है लैक परमिएज। ठीक है, परमेज का काम क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि लैक्टोज अंदर आए। ठीक है ना। और ए का काम क्या होता है? ये बनाता है थायोगलैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, थायो गलैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। और ये क्या करता है? इट मॉडिफाइज टॉक्सिक गलैक्टोसाइड्स, इट मॉडिफाइज टॉक्सिक गलैक्टोसाइड्स to facilitate their removal from the cell, to facilitate their removal from the cell। ठीक है, तो ए क्या बनाता है? थायोगलैक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज which modifies toxic galactosides to facilitate their removal from the cell। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, लैक परमेज बनता है और थायोगलैक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। लैक परमेज का काम क्या होता है? वो परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि जो मीडियम में लैक्टोज पड़ी है वो अंदर आए। ठीक है, अब जैसे कई जगह पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और हमने कह दिया लैक्टोज एब्सेंट है, तो आप ये बताओ कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का लेवल क्या होगा, या कोई भी लैक परमेज का लेवल क्या होगा? हम्म, क्या लिखेंगे? जीरो। ठीक है, कभी भी हमने जीरो नहीं लिखना। देखो क्या होता है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये जो लैक्टोज है ये अंदर कैसे आई? ब्लैक परमेज ने लेके आनी है, तो थोड़ा बहुत परमेज तो पहले से होना चाहिए।
फिर इस लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। कभी भी जीरो नहीं लिखना। इवन आपका लैक्टोज नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर है, वो लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा है, बट थोड़ा बहुत इन जीन्स का लेवल हमेशा होता है, ठीक है। ये अगर एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी लिखा हुआ है कि लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज देयर ऑल द टाइम। आप खुद सोचो ना, अब ग्लूकोज खत्म होगी, अब लैक्टोज को अंदर लेके आने का काम लैक्ट परमेज का है। अगर बैक्टीरिया के पास बिल्कुल भी लैक्ट परमेज नहीं है तो लैक्टोज अंदर कैसे आएगा? एक तो लैक्ट परमेज थोड़ा सा पहले चाहिए, उसके बाद लैक्टोज से एलो लैक्टोज भी बनाना है, तो ये थोड़ा बहुत जीन का प्रोडक्ट पहले से होता है। हाँ, एक बार जब अंदर आ गया, अब वो इंड्यूसर इससे बाइंड कर गया, फिर तो हमें पता है कि लेवल बढ़ ही जाना है, फिर लैक्ट परमेज बढ़ेगा तो फिर वो और लैक्टोज को अंदर लाता जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हमने आंसर क्या नहीं लिखना? जीरो। ठीक है, कभी भी आंसर क्या नहीं लिखना? जीरो। ठीक है, वही ना, लैक्टोज जो है वो जब एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो रही है तो वो इंड्यूसर की तरह काम कर रही है। अदरवाइज लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होके वो और क्या बनाएगा? ग्लूकोस और गैलेक्टोज। ठीक है ना, क्योंकि लैक्टोज का ब्रेक डाउन होके क्या बनता है? ग्लूकोस और गैलेक्टोज। इसका मतलब क्या है? लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है और वो इंड्यूसर की तरह भी काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी शुगर्स आती हैं, मतलब जिसको हम एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं, उसको सिर्फ हम यूज करते हैं एज ए इंड्यूसर, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जैसे ये जनरली जो होती है ना इनको, जैसे लैक्टोज होता है, इसको हम बीटा गैलेक्टोसाइड बोल सकते हैं, क्योंकि लैक्टोज जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, तो लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज का बना होता है, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है, ठीक है, इस कारण इसे बीटा गैलेक्टोसाइड बोलते हैं। तो लैक्टोज सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है, और जब वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है वो इंड्यूसर की तरफ भी काम कर रहा है। बट कुछ हमारे पास ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइड्स होते हैं जो एलो लैक्टोज की तरह होते हैं, ठीक है, जिसको हम एज ए सिर्फ इंड्यूसर यूज करते हैं, उसका वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। या एग्जाम में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरोन बताओ, नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरोन, नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरोन, तो आप क्या आंसर दोगे? दैट इज आईपीटीजी, आइसो प्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड। आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड, इसको हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होती है वहां पर भी यूज करते हैं आईपीटीजी। इसका मतलब ये सिर्फ इंड्यूस कराएगा, इट इज द नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन, तो उसका क्या नाम है आपका? आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड। आईपीटीजी इज नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन। आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड। नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन। ठीक है, जैसे आप ये इमेज देख सकते हो जो भी मैंने आपको समझाया, ये हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है, ये जीन्स के नाम है। ये देखो जो भी मैंने आपको बताया कि अगर इनहिबिटर ने रिप्रेसर बनाना है, इट विल बाइंड एट ऑपरेटर साइट, एंड जब रिप्रेसर बाइंड होता है, सो देर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जी वाई एंड ए जीन्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो रिप्रेसर है, अगर उसके साथ इंड्यूसर लग गया, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, इट कैनॉट बाइंड एट द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर पे लग ही नहीं सकता। उस केस में क्या होगा? आपके तीनों जीन्स के प्रोडक्ट जो हैं वो बनेंगे, तीनों जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे। आया समझ में? ये पढ़ा हुआ ये सेम है। हाँ, आईपीटीजी वाली लाइन एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए। ठीक है, तो आईपीटीजी क्या होता है आपका?
नॉन मेटाबलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरॉन। ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो इस ऑपेरॉन को हमने क्या बोला है? इंड्यूसिबल नेगेटिव। इंड्यूसिबल क्योंकि आप इसको इंड्यूस कर सकते हो, नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर इन्वॉल्व है। दैट इज वाई, जैसे वो अलग अलग ना टर्म्स यूज करता है, इंड्यूसिबल नेगेटिव, रिप्रेसिबल नेगेटिव। तो आपको याद रखना है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल बिकॉज यू कैन इंड्यूस इट। एंड वाई इट इज नेगेटिव? क्योंकि इसमें आपका रिप्रेसर इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है आपका? रिप्रेसर। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज लैक ऑपरोन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। लैक ऑपरोन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। ये तो पहले एक दो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक तो मैंने अभी आपको एक टर्म बताई थी, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या बताया था? कि जब ग्लूकोस, मतलब बिसाइड ग्लूकोस व्हेन अदर शुगर्स आर प्रेजेंट, सो ऑब्वियसली उन जीन्स को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे हमने क्या बोला था? कैटाबोलाइट रिप्रेशन। पहले एक उसकी डेफिनेशन लिख लो। इरेगुलेटरी मैकेनिज्म, इरेगुलेटरी मैकेनिज्म known as regulatory mechanism known as catabolite repression. Catabolite repression restricts expression of genes, restricts expression of genes required for required for catabolism of lactose, catabolism of lactose, comma arabinose, arabinose, comma and other sugars, and other sugars in the presence of glucose, in the presence of glucose, comma, even when these secondary sugars are also present, even when these secondary sugars are also present, are also present. ठीक है, तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन, इट रिस्ट्रिक्ट expression of genes required for catabolism of lactose, arabinose and other sugars when in the presence of glucose. ठीक है, वही है ना, जैसे अभी हम यही तो मेनली डिस्कस कर रहे हैं ना, कि जब जिस शुगर को वो यूज नहीं कर रहा है तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो भी जीन्स के प्रोडक्ट चाहिए वो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिव रेगुलेशन में देखते हैं। पहले एक दो पॉइंट्स लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसमें लिखिए, द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोस, द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोस is mediated by, the effect of glucose is mediated by cyclic AMP as a cofactor,
cyclic AMP is a cofactor and an activator protein known as cyclic AMP receptor protein. Cyclic AMP receptor protein, or the protein is sometimes called, or the protein is sometimes called catabolite gene activator protein. Catabolite gene activator protein. ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सीआरपी, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कैप, कैटालाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन. प्रोटीन इज समटाइम्स कॉल्ड सीआरपी और कैप. ठीक है, ये जो सीआरपी है, ये जिसको आप कैप बोल रहे हो, इट इज ए होमोडाइमर. सीआरपी कैसा होता है, होमोडाइमर. सीआरपी इज ए होमोडाइमर with binding sites for DNA and cyclic AMP. With binding sites for DNA with binding sites for DNA and cyclic AMP. तो ऑब्वियसली ये एक होमोडाइमर है, ये डीएनए से भी बाइंड करता है और साइक्लिक एमपी से भी. एंड बाइंडिंग इज मेडिएटेड बाय बाइंडिंग इज मेडिएटेड बाय हेलिक्स टर्न हेलिक्स. बाइंडिंग इज मेडिएटेड बाय हेलिक्स turn helix motif in the helix turn helix motif in the protein's DNA binding domain. Proteins DNA binding domain. ठीक है, मतलब यहां पर हम एक सिर्फ एक प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सीआरपी. ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव रेगुलेशन में इसका रोल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है. और ये जो सीआरपी है, ये डीएनए से भी बाइंड करता है और साइक्लिक एएमपी से भी. ठीक है, और क्योंकि हर एक प्रोटीन डीएनए से बाइंड नहीं करता है, जैसे ये एक स्पेसिफिक मोटिफ होता है, जैसे सीआरपी के अंदर ये एक स्पेसिफिक मोटिफ है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ. ठीक है, इस मोटिफ की हेल्प से ही जो प्रोटीन है वो डीएनए से बाइंड कर पा रहा है. ठीक है ना, हर कोई प्रोटीन डीएनए से बाइंड नहीं करता है. हमने, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. जैसे एक जिंक फिंगर मोटिफ होता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स. ठीक है, चलो ऐसे आप हर एक प्रोटीन पे तो नहीं याद रख सकते, बट each and every protein cannot bind DNA, so there has to be some special type of motif which has to be there in the protein so that it will be able to bind your DNA. तो CRP क्योंकि DNA से बाइंड करता है, इसलिए उसने यहां पर बताया है कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक क्या होता है, आपका मोटिफ होता है. ठीक है, अब बात आती है कि कैसे ये पॉजिटिव रेगुलेशन करा रहा है. ठीक है, अब बेसिकली केस क्या होता है, जैसे केस वन है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है. केस वन क्या है, क्योंकि मेन हम पॉजिटिव रेगुलेशन की तभी बात कर रहे हैं जब ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट है. जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो आपको क्या याद रखना है, साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है. किसका लेवल हाई होता है, साइक्लिक एएमपी का. साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होगा तो सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्या बनेगा, सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स. अभी मैंने बताया ना कि सीआरपी साइक्लिक एएमपी से बाइंड करता है और डीएनए से. जब सेल के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है,
तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होता है। साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होने का मतलब, तो सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट बाइंड्स टू ए it binds to a site near the lag promoter. It binds to a site near the lag promoter and stimulates RNA transcription 50-fold, and stimulates RNA transcription 50-fold मतलब ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को 50 फोल्ड बढ़ा देता है। एंड दैट इज वाई जो सीआरपी साइक्लिक एएमपी इज देयर फॉर ए पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, is there for a positive regulatory element responsive to glucose levels. Positive regulatory element responsive to glucose levels. Responsive to glucose level. बट ये कॉम्प्लेक्स बनता कब है, जब ग्लूकोस एब्सेंट हो, क्योंकि जब ग्लूकोस एब्सेंट होता है तभी साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होता है। और इसमें एक और भी पॉइंट आप लिख सकते हो, द ओपन कॉम्प्लेक्स the open complex of RNA polymerase and the promoter does not form readily unless CRP cyclic AMP is present. CRP cyclic AMP is present. CRP interacts directly with RNA polymerase through the polymerase alpha subunit through the polymerase alpha subunit. ठीक है, मतलब क्या होता है ना, जैसे प्रमोटर और जो आरएनए पॉलीमरेज के बीच में जो भी एक कॉम्प्लेक्स बनना है, वो तब बैटर बनता है जब सीआरपी साइक्लिक एएमपी होता है। ठीक है, क्योंकि सीआरपी जो है वो पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो नेगेटिव रेगुलेशन में हमने क्या बात करी, वहां पर हमने जैसे रिप्रेसर की बात करी। पॉजिटिव में बस आपने ये याद रखना है कि अगर ग्लूकोज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ना वो ऐसी कंडीशंस बना के देगा कि जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो आपको याद रखना है साइक्लिक एमपी का लेवल ज्यादा होता है, और साइक्लिक एमपी का लेवल अगर ज्यादा होगा तो सीआरपी साइक्लिक एमपी का कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज जब प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, एक तो नया साइक्लिक एमपी बनता नहीं है। ठीक है, एक तो आपका, क्योंकि साइक्लिक एमपी लेवल कम होना चाहिए, तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होती है तो साइक्लिक एमपी का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी इज इनहिबिटेड। और दूसरा, ई फ्लक्स, अगर सेल के पास कोई साइक्लिक एएमपी है भी सही,
तो उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि सेल के अंदर साइक्लिक एमपी का लेवल क्या हो जाए, कम। ई फ्लक्स ऑफ साइक्लिक एमपी फ्रॉम द सेल इज स्टिमुलेटेड। बस सिंपली आपको एक पॉइंट यहां पे याद रखना है कि जब ग्लूकोज एब्सेंट है तभी साइक्लिक एमपी का लेवल क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। और अगर साइक्लिक एमपी का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब आपका सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, सो इट इज एक्टिंग एज ए पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, क्योंकि ये प्रमोटर के पास जाके बाइंड करता है और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को 50 फोल्ड बढ़ा देता है। ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, एक तो नया साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा, और दूसरा जो ई फ्लक्स ऑफ साइक्लिक एमपी फ्रॉम द सेल इज स्टिमुलेटेड। ठीक है। ये देखो, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, जैसे ये तो हमारा प्रमोटर रीजन ही है। ठीक है। ये जैसे इसने पूरा ही प्रमोटर रीजन दिखा रखा है। अब वो कह रहा है कि जैसे ए केस क्या, लैक्टोज प्रेजेंट है, ऑब्वियसली इसका मतलब ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज नहीं है तो साइक्लिक एमपी का लेवल ज्यादा है। कैप वैसे इनएक्टिव होता है, लेकिन जब साइक्लिक एमपी लगता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और उसने जो ट्रांसक्रिप्शन के जो रेट है उसको 50 फोल्ड बढ़ा देता है। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, मतलब ये तो मीडियम की बात हो रही है, क्योंकि जब ग्लूकोज और लैक्टोज उसने दोनों ही कह दिया, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, ग्लूकोज को। तो उस केस में तो बैक्टीरिया के अंदर मेनली ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जब होता है तो साइक्लिक एमपी का लेवल कम होता है, इसलिए ये इनएक्टिव रहेगा। ठीक है ना। और जब ग्लूकोज है तो हमें पता ही है, तब तो हमें वैसे भी जो लैक ऑपेरॉन की जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन हमें करवानी भी नहीं है। ठीक है ना। तो नेगेटिव में हम रिप्रेसर की बात करते हैं, और पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर हम, आपने सिंपली याद रखना है कि अगर ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या है, आपका साइक्लिक एमपी नहीं है या कम है। और साइक्लिक एमपी नहीं है तो सीआरपी साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। लेकिन जब ग्लूकोज एब्सेंट है, उस टाइम पे सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक एमपी बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो एक तरह से इंटरेक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और उसकी जो जो एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि वो होता है ना पॉलीमरेज, अगर हम फास्ट कोई मूव करा रहा है, एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन होनी है, एक हो रहा है जल्दी हो रही है, तो वो पॉजिटिव है ना कि जल्दी करा रहा है। ठीक है। नेगेटिव का मतलब है करा ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पर तो रिप्रेसर था। रिप्रेसर जब होता है तो वो लैक ऑपेरोन की जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। ठीक है। तो ये हो गया आपका लैक ऑपेरोन अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन।